नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा के पानीपत में लगे रोजगार मेले ने रोजगार की स्थिति और बेरोजगार युवाओं की निराशा को बाहर ला दिया है। इस जॉब फेयर में करीब 4000 युवक युवतियां प्राइवेट सेक्टर की नौकरी की तलाश में पहुंचे थे, पर मुख्य अतिथि मंत्री जी ने 40 को ही नौकरियों के ऑफर लेटर दिए। इनमें भी पता नहीं कितने ज्वाइन करेंगे। इसकी वजह यह रही कि मेले में 12 से 15,000 की नौकरी ही मिल रही थी, वो भी घर से 150 से 200 किलोमीटर दूर। कई युवाओं का कहना था कि इतने में तो खुद का गुजारा नहीं चलेगा, घर वालों की मदद कहां से करेंगे। पर मंत्री जी ने मंच से कहा कि ऐसे मेले सरकार फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार और दूसरे औद्योगिक शहरों में भी लगाएगी। ऐसे में सवाल यह है कि सरकार युवाओं को किस तरह का रोजगार दे रही है। क्या जो रोजगार सरकार दे रही है वो उन युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है जो एक स्वस्थ रोजगार की वाट जोह रहे हैं। आखिर बढ़ती बेरोजगारी का निदान क्या है, कैसे हल होगी यह समस्या, ये तमाम बड़े सवाल हैं। तो छोटी छोटी जॉब्स के लिए हाई एजुकेटेड भटक रहे हैं। 12 से 15,000 पे स्केल लगा दिया गया। प्राइवेट सेक्टर्स में 4,000 लोग पहुंचे और उसके बाद 40 को ऑफर लेटर दे दिए गए। अब ऐसे में सवाल ये कि जागरूकता कैसे बढ़े, जो संतुष्ट कैसे हों, रोजगार कैसे मिले लोगों को, युवाओं को, और युवा जो भटक रहे हैं वो जाएं तो जाएं कहाँ। सरकार क्या खानापूर्ति कर रही है? क्या सरकार जो जॉब फेयर लगा रही है उसमें हर एक युवा के साथ न्याय हो रहा है? ये तमाम सवाल अब उठने लगे हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। हिसार से एसेट एडिटर हैं टोटल टीवी के डॉक्टर महेश कुमार हैं, पानीपत से टोटल टीवी के एसेट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। दावे, दिलासे और आंकड़े कुछ भी कहें, पर वास्तविकता ये है कि प्रदेश में बेरोजगारी आज सुरसा की तरह मुंह बाई समाज और लोगों के सामने खड़ी है। पानीपत में लगातार दूसरे साल बृहस्पतिवार को लगे रोजगार मेले में नौकरी की तलाश में आए 4,000 शिक्षित युवाओं में से 40 बेरोजगारों को ही मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कंपनियों में जॉब्स ऑफर लेटर्स दिए। इनमें भी पता नहीं कितने लोग ज्वाइन करेंगे। गौरतलब है कि नौकरी की तलाश में यहां से दूसरे शहरों गांव से भी युवक युवतियां पहुंची थी। इनमें एमएससी और एमबीए तक भी थे। जब पूछताछ में पता चला कि 12 से 15,000 की ही नौकरी मिल रही है, वो भी यहां से 150-200 किलोमीटर दूर रेवाड़ी, पलवल, गुरुग्राम और दिल्ली में, तो कई युवा बोले 15,000 में घर का किराया, खाना पीना, आना जाना भी पूरा नहीं होगा। घर वालों की मदद कैसे करेंगे? बताओ, ये हाल है प्राइवेट नौकरियों का भी। मैं जो एमएससी फोरेंसिक साइंस से हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन यहाँ पे इस रिलेट मतलब कोई भी जॉब नहीं है। यहाँ तो मतलब 10th, 12th और ITI बेस पे है। वेयर हाउस वगैरह की मतलब इनकी डिलीवरी पार्टनर वगैरह की इनकी जॉबें हैं। इस जॉब में कोई मतलब सैलरी भी कोई इतनी खास नहीं है। सैलरी भी ऐसे 12 से 15,000 बस मैक्स इतना ही है। सर मैक्सिमम बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस तो 50,000 भी है, 80,000 पर एनम भी है, LPA का भी है अलग से, तो है मतलब बेसिक जो गवर्नमेंट वेजेस है वहाँ से स्टार्टिंग है। हाइक चाहे जितनी ज़्यादा कैंडिडेट के ऊपर होता है, कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वो ग्रैब कर सकता है। गौरतलब है कि रोजगार की तलाश में भटक रहे बहुत से युवक युवतियां तो मन बहलाने के लिए मेला समझकर ही पहुंच गए थे। रोजगार मेले में घूमते हुए इन्हें जमीनी हकीकत का एहसास भी हो गया होगा। कई युवा बोले इससे अच्छा तो स्विगी और ब्लिंकिट में ही काम कर लेंगे। यानी इसे प्राइवेट कंपनियों का शोषण कहें या सरकार का दबाव कि स्टॉल लगाओ। मेले में लगे 2.5 दर्जन स्टॉल्स में ज्यादातर में इसी रेंज की नौकरियां ऑफर की जा रही थी। लीजिए मंत्री जी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर आ रहा है। निश्चित तौर से जो प्रधानमंत्री जी का वोकल फॉर लोकल का एक जो उनका एक विज़न है, उसमें निश्चित तौर से हम कामयाब होंगे। जैसे आपने सवाल किया पिछली बार, वैसे संख्या हज़ारों की मिलेगी आपको, लेकिन कुछ कंपनियां के ऐसे हैं, इंटरव्यू जैसे केमिकल का है तो जहाँ पर वहीं पर लेना पड़ेगा। जैसे कुछ टेक्निकल के कुछों की सिलेक्शन आज ये करेंगे,
पिछली बार भी 960 के करीब अपॉइंटमेंट दी थी। गौरतलब है कि बेरोजगारी के इस आलम में इन युवाओं पर एक मुसीबत और भी टूट रही है कि जब तक काम धंधा या कोई ठीक ठाक नौकरी नहीं तो इन युवाओं की शादियां भी नहीं हो रही। इससे माँ बाप की चिंता भी बढ़ी हुई है। बेचारे अच्छे दिनों के इंतजार में कई तो बूढ़े होते जा रहे हैं। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो पानीपत के जॉब फेयर की ये हालत है जो हमने रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाई। अब अंदाज लगा सकते हैं कि युवा जाए तो जाए कहाँ। पढ़ने के बाद लिखने के बाद कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अब पढ़ने लिखने के बाद भी हाल ये है तो फिर आदमी जाए तो जाए कहाँ, खासकर युवा कहाँ जाए। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूँ। मौजूदा स्थिति जो है बेहद विकट है। जॉब फेयर लगा, परिणाम निकलकर सामने आए। रिपोर्ट के माध्यम से हमने देखा 12,000, 13,000, 14,000 MSc MCA की ये स्थिति वाकई में चौंकाती है। देखिए सौरभ, इस रिपोर्ट में शुरुआत की गई थी दावे दिलासे और आंकड़े कुछ भी कहे, जमीनी हकीकत यही है जो ये रिपोर्ट दिखा रही थी। हरियाणा में कहीं भी किसी भी स्टेट में मिनिमम वेजेस, न्यूनतम वेतन जो सरकार तय करती है कि इससे कम अगर वेतन कोई देता है तो उसके लिए लीगल एक्शन भी होता है। 14,600 रुपए मेरे को लगता है अभी जो है 14,600 रुपए न्यूनतम वेतन सरकार ने सिफारिश की है कि इससे कम नहीं। अब आप देखिए 12,000, 10,000 की नौकरी अभी भी कर रहे हैं। 10,000, 12,000 कितने ऐसे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी काबिलियत इतनी है, लेकिन प्राइवेट वाले भी शोषण कर रहे हैं। वो देखते हैं बाजार में जब उनको MBA 15-20 हजार में मिल रहा है तो MBA वाले को 50,000 क्यों देंगे। वो उनको लगता है मार्केट में सुलभ है, उपलब्धता है। बिल्कुल बिल्कुल। डिमांड से ज्यादा सप्लाई है तो फिर प्राइवेट वाले भी शोषण करते हैं। मैंने देखा है जो MBA, जो अच्छे इंस्टीट्यूट से बच्चे हैं, पानीपत की बात करूं GT रोड की, जो अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट बच्चे और जो इंटेलिजेंट है वो 1 लाख रुपए महीना भी ले रहे हैं, लेकिन इस तरह के रोजगार मेले में नहीं आते, ना वो उनके स्तर का है। अच्छी कंपनियों में नौकरी करते हैं, 1 लाख रुपए मिल जाते हैं उनको। जो औसत है, जो बेचारे, ये दरअसल ये ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जॉब फेयर हुआ है। ग्रामीण आजीविका मिशन मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे 10वीं 12वीं या ITI का डिप्लोमा किए हुए हैं, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, टाइपिस्ट है, इस तरह जो मतलब किसी तरीके अपना रोजगार जनरेट कर सके, अपना परिवार चलाए। सरकार ने जो ITI में कोर्स किए हुए हैं या कोई लैब टेक्नीशियन है, छोटे कोर्स माने जाते हैं कि आदमी इतनी रोटी कमा ले कि उसका परिवार को सहारा मिल जाए, उसकी शादी हो जाए, परिवार आगे चलाए। तो लेकिन प्राइवेट वालों का देखो मिनिमम वेजेस से भी कम दे रहे हैं ऑफर। मंत्री जी ने, कल मैं भी मौजूद था वहां पे, मंत्री जी ने मन से ये कहा कि आज 4,000 आए हैं, बहुतों को नौकरी मिलेगी, ये मन से कहा गया भाषण में, लेकिन कैमरे के आगे वो नहीं बोले। और जब शाम हुई, ये मेला खत्म हुआ तो पता लगा 40 लोगों को जॉब्स ऑफर लेटर दिए गए जो कंपनियों की तरफ से। ये ऑफर लेटर है। अब ये उन पे डिपेंड करता है कि इतने कम में, वो भी घर से 150 किलोमीटर दूर, क्या 15,000 में नौकरी करेंगे। उनको ऑफर तो दी गई पर वो इसको एक्सेप्ट करते नहीं करते। बहुत स्थिति खराब है। बिल्कुल। देखिए ये रोजगार मेले पंजाब में पहले लगे थे, उसके बाद हरियाणा में लगे हैं। क्योंकि बड़ा भाई पंजाब है, छोटा भाई हरियाणा। मैंने देखा है सामाजिक कल्याण की या कोई भी स्पोर्ट्स के लिए कोई भी अच्छी स्कीम जो शुरू होती है वो पंजाब उसको पहले चलाता है, उसमें हरियाणा में भी आती है। ऐसा नहीं है कि हरियाणा नकल करता है, लेकिन बहुत सारी चीजें जैसे बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, या अब ये लाडो लक्ष्मी, कुछ अच्छे काम हरियाणा में भी हो रहे हैं। लेकिन ज्यादातर सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं हैं, पिछले टाइम की बात करें, पिछले 10, 15, 20 साल में पंजाब शुरुआत करता है, उसको हरियाणा एडॉप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है, टेस्ट करता है। लेकिन हरियाणा में कुछ अलग भी हो रहा है, ये भी मैं मानता हूं। पंजाब में जो जॉब मेले शुरू हुए हैं, भगवंत मान ने भी किया, उससे पहले भी हुए हैं। केंद्र सरकार, मोदी सरकार भी करिए, जॉब मेले लगते हैं, प्रधानमंत्री बकायदा नियुक्ति पत्र देते हैं। लेकिन हरियाणा में जो मेला है, देखिए दूसरी बार ये पानीपत में मेला था, पहली बार भी मंत्री कृष्ण पवार थे मुख्य अतिथि, और कल भी थे। और उन्होंने मन से कहा कि ऐसे मेले हिसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम, यमुनानगर, जहां इंडस्ट्री है, औद्योगिक क्षेत्र है, वहां भी लगाएंगे। जब इस मेले की स्थिति ये है कि आप 4,000 को बुला के 40 को रोजगार दे रहे हो, वो भी पता नहीं कितने लोग उसको एडॉप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। मतलब देखिए बच्चों की जो
उनमें भी हीन भावना आती है। कोई जाहिर एमएससी सी वाला बात है, फोरेंसिक बिल्कुल, साइंस, अगर यही बिल्कुल। सरकारी Disappointment नौकरी होता है। मिले तो उसको 80,000 से 1 लाख रुपए महीना मिलेगा, लेकिन यहाँ 12-15 हजार की नौकरी। सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो उच्च शिक्षित है उनके मन में हीन भावना नहीं आए। माँ बाप कितने सपने देखते हैं, उच्च शिक्षा के लिए बैंक लोन लेते हैं बच्चे, माँ बाप अपने खर्चे कम करके बच्चों को पढ़ाते हैं, सपने देखते हैं कि अच्छी नौकरी करेगा, अच्छी बहू घर में आएगी। तो ये सामाजिक 12-15 हजार में एक कैसे तरह होगा से ये बेरोजगार? दिक्कत भी हो गई कि रोजगार नौकरी नहीं तो बच्चों की शादियां भी नहीं हो रही और बहुत सारे बच्चे ओवर एज होते जा रहे हैं या उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां सरकारी नौकरी की तो उम्मीद ही नहीं है, प्राइवेट नौकरी का ये हाल है, शोषण हो रहा है। वो बिल्कुल। महेश, लगता है रोजगार पर सरकार को बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जो मौजूदा स्थिति है वाकई में भयावह है, विकट है। और एक सवाल और, जो रोजगार मेला लगाया गया ये पानीपत में 12 से 15 हजार, देवेंद्र ने जिक्र किया कि छोटे जो श्रेणी के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आए, छोटे कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स के लिए, जैसे ITI के लिए रखा गया ये मेला, टेक्नीशियन के लिए रखा गया, 10th 12th पास के लिए रखा गया, वेयर हाउस की नौकरियाँ निकाली गई। लेकिन फिर MSc MCA पहुँच जाते हैं। क्या क्लासिफिकेशन नहीं था, तस्वीर साफ नहीं थी? और अगर नहीं थी तो फिर उन युवाओं को क्यों आना पड़ा? कहीं ना कहीं खामी बड़ी है। मंत्री जी कुछ कहते हैं और होता कुछ और है। सरकार इस दिशा में काम करे, फिलहाल नजर नहीं आता। देखिए सौरभ, मुझे लगता है कि इनको रोजगार मेला नहीं कहना चाहिए। दरअसल ये मजदूरी मेला कहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 12-15 हजार की नौकरी मजदूरी से ज्यादा नहीं है। और हरियाणा प्रदेश के अगर आज की मौजूदा परिस्थितियों का आकलन करने की कोशिश की जाए तो मुझे लगता है कि पढ़े लिखों की हालत अनपढ़ों से ज्यादा बदतर होती हुई नजर आ रही है। वजह क्या है कि बैंक लोन लेकर, एजुकेशन लोन लेकर किसी तरीके से माँ बाप ने बच्चे को बीटेक करवाई और उसके बाद जब वो नौकरी मांगने निकलता है तो उसके बाद ये कहा जाता है ये तो फ्रेशर है, अभी 1 साल तो ट्रेनिंग चलेगी, तो फ्रेशर बताकर पहले ट्रेनिंग पर रखा जाता है, यानी मुफ्त काम करेगा। उसके बाद जब ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने को आता है तो 10,000 रुपए ऑफर कर दिए जाते हैं। ऐसी जगह पर, फरीदाबाद जैसी जगह पर 10-12 हजार में क्या होगा, पानीपत में क्या होगा, हरियाणा प्रदेश के किसी भी शहर में 12,000 में क्या होगा, जब 5 से 7,000 रुपए तो एक कमरे का किराया ही होगा। और दिल्ली NCR की अगर बात की जाए तो सिर्फ मजदूरी के लिए जो युवा है वो जीता है। मजदूरों की हालत ज्यादा अच्छी है कि न्यूनतम वेतन की बात की जाएगी। अगर सड़क पर झाड़ू मारने वाला अगर सड़क पर झाड़ू मारने के लिए तैयार है तो उसे सरकार 16,000 देने के लिए तैयार है, उसका इंतजार भी होगा। लेकिन अगर MBA आ जाता है आपके पास नौकरी मांगने तो ऐसे इनिशियली तो रिजेक्शन दिया जाता है कि अभी तो फ्रेशर है, इसको कुछ आता नहीं है। और जब तक उसे थोड़ी सी ट्रेनिंग मिलेगी तो 10-12 हजार से ऊपर उसे ले जाने की कोशिश नहीं की जाती। आज अगर परिस्थितियों का आकलन करें तो पढ़े लिखों की हालत सबसे ज्यादा खराब इस वक्त बनी हुई है। मुझे लगता है कि अच्छी स्थिति में अगर कोई है तो नेपाल से आने वाले लोग हैं जो मोमोज और बर्गर बेचकर जो है अच्छा कमा रहे हैं, जो दही बल्ले बेचकर 50 से 60 हजार रुपए महीना कमा रहे हैं। अगर हिसार की भी मैं बात करूं तो यहाँ पूरी की पूरी रेडी मार्केट है जहां पर नेपाल से आने वाले लोगों ने जो है पहले परिवार के एक सदस्य ने शुरुआत की थी, उसके बाद 2 और अब परिवार के तमाम सदस्य एक के बाद एक रेडियां लगाने का काम कर रहे हैं। और अगर मुस्लिम परिवारों की बात की जाए तो हिसार का मैं जिक्र कर रहा हूं, यहाँ पर जो है एक ही परिवार के लोग नारियल पानी बेचने का काम कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर काउंटर्स लगा रखे हैं। दिल्ली से कैंटर लाकर एक साथ सप्लाई जो है तमाम इन पॉइंट्स पर दे दी जाती है। कि परिवार के सदस्य पूरे हिसार में नारियल पानी बेचने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि इन MBA इन बीटेक का बच्चों से तो ये नारियल पानी बेचने वाले ज्यादा कमा रहे हैं या मोमोज स्प्रिंग रोल बेचने वाले ज्यादा कमा रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा बेहतर इस वक्त नजर आ रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हीं मोमोज और बर्गर बेचने वाले लोगों के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूलों में हिसार में इस वक्त पढ़ रहे हैं। तो ये मानकर चलिए कि पढ़े लिखों की हालत ज्यादा खस्ता इस वक्त हो चुकी है। सरकार तो बयानबाजी करती है और अगर किसी ने हकीकत बयान करने की कोशिश की तो या तो उसे विपक्षी दल का नेता बता दिया जाएगा या ये कहा जाएगा कि एंटी भारतीय जनता पार्टी, एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट इस शख्स का है। तो एक तरीके से सत्ता विरोधी होने का तमगा जो है उसे दे दिया जाएगा। फिलहाल हालत काफी खस्ता है। और जिस तरीके की ट्रेनिंग की बात की जा रही है
मुझे लगता है कि युवाओं को जो कि वाकई इलेक्ट्रिसिटी का काम जानते हैं, जो कि वाकई जो है प्लम्बर का काम जानते हैं, तो उन्हें किसी रोजगार मेले में जाने की जरूरत नहीं। अगर वो किसी ट्रेंड आदमी के साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि रोजाना की वो 1000, 1500, 2000 आगे आगे जैसे जैसे उसकी काबिलियत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी आमदनी बढ़ती जाएगी। इतने पैसे आसानी से कमा सकता है। लेकिन इस तरह के रोजगार मेलों में जाने के बाद तो युवाओं को सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है, और उसके बाद फिर ये कहा जाता है कि पकोड़े तलना भी एक रोजगार है। अगर पकोड़े तलना ही एमबीए के लिए रोजगार है तो फिर एमबीए करने की जरूरत क्या है? बिल्कुल जाहिर सी बात है। ऐसी स्थिति वाकई में कई सवाल जरूर खड़े करती है। जिस युवा पर देश का दारोमदार है, जिनके कंधों पर देश के विकास की रफ्तार है, उनकी स्थिति ऐसी हो तो वाकई में शर्म आती है। वीरेंद्र जी, मौजूदा स्थिति को देखकर क्या लगता है, कैसे होगा शिक्षा में सुधार? जो ग्रामीण अंचल के क्षेत्र के जो बच्चे हैं, खासकर उनके लिए जो टेक्निकल चीज़ें हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसे हो? हालांकि मान लीजिए कुछ बच्चे डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ रहे हैं, उसमें सुधार होना चाहिए। सरकार को कैसे प्रोएक्टिव होकर इसमें इनिशिएटिव लेने चाहिए कि उनके कोर्स में एक मॉड्यूल को इंट्रोड्यूस कराया जाए कि भाई अगर आप इस स्किल के हैं तो आपको पहले से ही ट्रेनिंग दी जाएगी, आप एज अ फ्रेशर मतलब काउंट नहीं होंगे। क्या सरकार को उस दिशा में काम नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस हद तक? देखिए, सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है, लेकिन ये प्रयास फलीभूत नहीं होते। अब कुछ ऐसे काम हैं जैसे कारपेंटर का है, बढ़ई का काम है, बार्बर है, और या राजमिस्त्री का काम है, तो यहाँ पर एक समुदाय विशेष का कब्जा हो गया है। बस दूसरे समुदाय के लोग आगे आते नहीं हैं, तो दूसरे समुदाय के लोग इस काम से पीछे हटते जा रहे हैं। अब एक विशेष समुदाय का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, तो ये भी एक बड़ा चिंतन का विषय था। ये भी आया कि दूसरे समाज के लोग क्यों नहीं इस दिशा में आगे आते। तो यहाँ तक अलग बात है। देखिए, जहां तक रोजगार परक शिक्षा की बात है तो सरकार ने काफी व्यापक सुधार किए हैं, लेकिन उसके जो परिणाम दिखाई देने चाहिए थे वो परिणाम दिखाई नहीं दिए। अब सरकारी, देखिए, सरकार में कई ऐसे विभाग है जिनके पद रिक्त पड़े, जब सरकार के स्तर पर ही प्रयास नहीं हो रहे। अब रोहतक का पीजीआई है, वहां पर जो है 50% के पद खाली पड़े हुए हैं। मतलब उन पदों को भरने के लिए कोई पहल ही नहीं की जाती। सरकार के अन्य विभाग भी हैं, तो जब तक उन पदों को नहीं भरा जाता तो ये एक माना जाएगा कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है उन पदों को भरने के लिए। जितने शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हरियाणा तो ऐसा कानून भी लेकर आया था कि जो स्थानीय स्तर के युवक हैं उनको 75% जो है रोजगार में जो आरक्षण मिलेगा, लेकिन वो बात जो है समानता के अधिकार से वो जो कानून है रद्द हो गया, उसको जो है उसको वैधानिक मान्यता नहीं मिली। तो ऐसे में सरकार के स्तर पर प्रयास हुए, लेकिन उन प्रयासों में कहीं ना कहीं चूक रही, कमी रही। तो जहां तक आरक्षण की बात है, देखिए, अगर आप स्थानीय लोगों को आरक्षण देंगे तो जो प्रतिभा है उसका पलायन होगा। मतलब जो लोग विशेषज्ञ हैं उनको मिलना चाहिए, मेरिट के आधार पर जो है रोजगार मिलने चाहिए। जो प्राइवेट उसमें है संस्था, उसमें आप कोई सरकार का कोई हस्तक्षेप हो नहीं सकता। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, अब जब रोजगार मेला लगाने की बात है, देखिए सरकार, इसमें सरकार की क्या भूमिका है? ये तो प्राइवेट जो उद्योग हैं, जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, उसको देखना है, उनको मेरिट के आधार पर देखना है। अगर उनके यहाँ पद खाली हैं तो उनकी जरूरत है, उनकी आवश्यकता है, तो उसके अनुसार से वो पद भरेंगे। तो उसमें सरकार की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, सरकार के माध्यम की कोई जरूरत नहीं है। तो जब सरकार अपने पद नहीं भर रही, अपने विभागों के पद नहीं भर रही, तो दूसरे प्राइवेट इंडस्ट्री पर कैसे कोई चीज थोप सकती है? सरकार को पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। बिल्कुल भाई, जो विभाग हैं उन पर देखिए कितनी तो जो नियुक्तियां हैं, जो पद भरे जाते हैं, जो शुरुआत की जाती है, वो जब पेपर लीक हो जाते हैं या फिर भर्ती रद्द कर दी जाती है, चाहे न्यायालय के स्तर पर हो, तो सरकार के स्तर पर भी खामियां रहती हैं। पहले सरकार अपने विभागों में पद भरे, फिर तो आप प्राइवेट इंडस्ट्री को भी कह सकते हैं। अब प्राइवेट इंडस्ट्री ने तो अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के अनुसार से पद भरने हैं, और जहां पर उनको अच्छे योग्यता वाले लोग मिलेंगे उसके अनुसार उनका वेतन भी तय होगा। तो सरकार के तरफ से मतलब रोजगार परक शिक्षा जो है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। अब कई देखिए, हरियाणा के अंदर जो भी है, बिहार के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने आकर कब्जा कर लिया है। मतलब कब्जा क्या, अपनी योग्यता के बल पर, योग्यता के, मतलब उनको काम की आवश्यकता है, और जो हरियाणा के स्थानीय युवक हैं, जो बेरोजगार हैं, वो उस आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते, तो बाहर से जो है श्रम शक्ति को बुलाना पड़ता है, उन पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये सरकार के स्तर पर भी खामियां हैं। सरकार जो भी, अब ऐसे हम जो हमारा पाठ्यक्रम है जिनका व्यवहारिक जीवन में कोई उपयोगी नहीं होता, जबकि हमारे जो पड़ोसी देश चीन में तो
शुरू से बच्चों को जो है रसोई का काम सिखा दिया बिल्कुल, जाता है, highly skilled बनाया उनको जाता है। आत्मनिर्भर बनाया जाता है, उनको ये भी दिखाया जाता है कि किस तरह वहाँ पे जो महिला शक्ति है वो भी उद्योग धंधों में लगे हुए हैं। वहाँ डबल वर्क फोर्स है, पुरुष भी काम करते हैं और घर की महिलाएं भी काम करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो जो है अलग पद्धति है, हमारे यहाँ एक अलग जो पारिवारिक सामाजिक वातावरण बना हुआ है, हमारा तो अलग ढंग का है। तो इसमें भी अब बदलाव की आवश्यकता है। अगर श्रम शक्ति दुगनी हो जाएगी तो उत्पादन बढ़ेगा, निश्चित रूप से उससे जो है राजस्व भी बढ़ेगा। तो सरकार को इस स्तर पर भी जो प्रोत्साहन देने चाहिए थे कि जो सरकार की नीतियां भी हैं वो इस फैक्ट्री राज इतना ज्यादा है कि जो उद्योग धंधे हैं, जो उद्योगपति हैं, वो बहुत ज्यादा जो है अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं। मतलब जो दूसरे सरकारी विभाग हैं वो तो मतलब उद्योगपतियों को इतना उत्पीड़न होता है कि वो समझते हैं कि हम जो इनसे हमें आय होने वाली है या उनको इस बात की चिंता नहीं है कि इससे उद्योगों की दशा पर क्या पड़ेगा, उद्योगों की स्थिति पर क्या असर होगा, उद्योगपति कितने पीड़ित होने के बाद उनका क्या दृष्टिकोण रहेगा, वो उद्योग धंधे लगाने के लिए क्यों प्रोत्साहित होंगे। उनको इस बात की चिंता नहीं है। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि अगर उत्पादन कम हो जाएगा तो ये भी अधिकारी को चिंता नहीं है। उनको तो अपनी ऊपर की जो कमाई है उसकी चिंता रहती है। देश का क्या होगा, देश के उत्पादन क्या होगा, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, जो हमारे यहाँ रोजपरक शिक्षा नहीं होगी, पाठ्यक्रम में ऐसे विषय नहीं शामिल किए जाएंगे जिससे आदमी आत्मनिर्भर बन सके, तो इस चीजों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। सरकार ने इस स्तर पर प्रयास भी किए हैं, नए नए जो है सेटअप जो स्टार्टअप भी आए हैं, इस दिशा में काफी प्रगति हुई है, पहले से ज्यादा माहौल बदला है, लेकिन अभी और भी ज्यादा बदलाव की आवश्यकता है। बिल्कुल बदलाव की आवश्यकता है। वीरेंद्र जी, बड़ी चुनौतियां ग्रामीण अंचल क्षेत्र हैं, वहाँ पर सरकार की पहुँच, लोगों के अंदर जागरूकता होना, वो भी एक बड़ी चुनौती है। कैसे सिस्टम मॉड्यूल बनाया जाए, कैसे चीज़ों को सिंक किया जाए कि भाई कनेक्टेड हो जाएं सब और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी शिक्षा की तरफ, तकनीक की तरफ आगे बढ़ पाएं। हरियाणा में मौजूदा स्थिति देखकर क्या लगता है सर, क्या बैलेंस है चीज़ों में? देखिए, हरियाणा में कुछ धंधे जो उद्योग धंधे हैं वो सिर्फ गुड़गांव या फरीदाबाद में क्यों केंद्रित हैं जी। भाई गुड़गांव आईटी हब बना है, लेकिन फरीदाबाद जो पहले औद्योगिक दृष्टि से काफी विकसित था जी, उसमें काफी अंतर है। वो फरीदाबाद तो पुराना विकसित था, वहां काफी ज्यादा उद्योग धंधे थे, लेकिन फरीदाबाद पिछड़ गया और गुड़गांव एक नए शहर के रूप में उभर गया, आईटी हब के रूप में उभर गया और अन्य शहरों में विकास नहीं हो पाया। इसके साथ ही मेवात लगता है, गुड़गांव के साथ ही मेवात लगता है। मेवात पिछड़ापन है, मेवात में उद्योग धंधे क्यों नहीं है, वहां का औद्योगिक वातावरण क्यों नहीं बना पाए। तो ये एक सोचने का विषय है कि अगर उद्योग धंधे अगर वहां पर मेवात में भी आएंगे तो गुड़गांव के साथ ही लगता है, दिल्ली से ज्यादा दूर भी नहीं है। तो वहां पर जो एक पिछड़ापन है, उस पिछड़ेपन को दूर करने की आवश्यकता है और शिक्षा के साथ साथ उद्योग धंधे भी, और ऐसे भी लोगों को प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए ताकि जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों के जो युवक आते हैं अगर उनको रोजगार मिलेंगे तो वो दूसरे अपराध की दुनिया की ओर जो है बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्यों जाएंगे, नशे की ओर प्रवृत्ति नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे में अपराध भी बढ़े हैं तो उसका कारण बेरोजगारी है। तो इस बेरोजगारी के लिए देखिए, अब आप बेरोजगारी भत्ता देकर अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। आपका फर्ज है कि लोगों को रोजगार का वातावरण मिले, रोजगार भी मिले और ऐसा औद्योगिक वातावरण हो कि लोग भी अपने उद्योग धंधे लगाने के लिए जो है उनमें उत्साह पैदा हो, जो इस फैक्ट्री राज बना हुआ वो समाप्त हो। जो जिस तरह के आजकल सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार है, बहुत ज्यादा अनियमितताएं हैं, लोगों को परेशान किया जाता है, ये पद्धति बंद होनी चाहिए ताकि जो युवा वर्ग है वो नए नए सेटअप जो है स्टार्टअप शुरू करने के लिए और अग्रसर हो। देवेंद्र, महेश, समय थोड़ा कम है, शॉर्ट में मैं आप दोनों से कंक्लूड करवाना चाहूंगा। देवेंद्र, पहले आप। देखिए सौरभ, बेरोजगारी बढ़ने की एक वजह मैं ये देखता हूं, पहले क्या है, लड़कियां नौकरी नहीं करती थी, अब हम देखते हैं अच्छे अच्छे घरों की एक ट्रेंड हो गया, क्रेज हो गया, अच्छे परिवारों की जिनकी आमदन अच्छी है, घर में सब अच्छा सिस्टम है, लेकिन उनको भी शौक है। एमएससी बीएड में बहुत लड़कियां जानता हूं 15-20 हजार की नौकरी स्कूल में जाके करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग पहले खेती करते थे गांव में, लेकिन अब वो शहरों में आने लगे हैं। ग्रामीण लोग शहरों में आने लगे नौकरी की तलाश में, और लड़कियों को भी बराबर नौकरी चाहिए। क्रेज हो गया कि लड़कियों को नौकरी चाहिए, जहां पुरुषों को, युवकों को नौकरी मिल सकती थी वहां लड़कियां आ गई, स्कूलों में, प्राइवेट कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, ये वजह भी है। दूसरा, बीजेपी सरकार ने वायदा किया था 2024 के विधानसभा चुनाव में 2 लाख रोजगार देंगे 5 साल में, उस हिसाब से 40,000 नौकरियां मिलनी चाहिए, लेकिन जो डाटा अभी आया था सरकार का ही डाटा, 10,822 लोगों को नौकरियां मिली, उनमें भी आते हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो कच्ची नौकरी होती है। तो आप देख लीजिए सरकार के दावों का भी हाल। दावों का हाल बिल्कुल। महेश, शॉर्ट में कंक्लूड करें 30 सेकंड्स में।
देखिए सौरभ, मुझे लगता है कि औद्योगिकरण तेजी से विकसित करने की जरूरत प्रदेश में पड़ने वाली है। हमने उद्योगों को सीमित दिल्ली और एनसीआर के इलाके तक कर दिया। जमीन महंगी थी और इंडस्ट्रीज लगाने वालों की प्राथमिकता वही इलाका था। लेकिन अगर एनसीआर से बाहर ले जाकर हरियाणा प्रदेश के अलग अलग दूर दराज के इलाकों में, अलग अलग जिलों में अगर इंडस्ट्रीज लगाई जाए तो मुझे लगता है कि फिर विकेंद्रीकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन का किया जा सकता है और उसके बाद स्थानीय रोजगार जो है वो पैदा किया जा सकता है। सीएलयू इतना ज्यादा पहले पॉलिटिकल हुआ करता था, राजनेता करवाया करते थे, करोड़ों रुपए की लेन देन हुआ करते। और इस मौजूदा सरकार की बात की जाए तो सरकार का जो टैक्स है, जो घोषित टैक्स है सीएलयू का, किसी भी खेती की जमीन को औद्योगिक जमीन में कन्वर्ट करने के लिए काफी ज्यादा सीएलयू की जो राशि है वो सरकार वसूलती है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से जियो के सिम दिए गए थे, किसी के पास पहले से अगर कोई नंबर है तो जियो सिम उसके बावजूद लोगों ने लिया था। इसी तरह की कोई व्यवस्था यहां पर खड़ी करने की जरूरत पड़ेगी कि लोग उत्साहित होकर अपनी खेती की जमीन पर नई यूनिट्स लगाएं और नए रोजगार पैदा हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जो युवा भटक रहे हैं उनके लिए सरकार आने वाले समय में क्या कुछ संभावनाएं लेकर आएगी, युवाओं में जागरूकता कैसे आएगी, इंडस्ट्रीज का निर्माण कैसे होगा। हरियाणा में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी इंडस्ट्रीज नहीं है, जो युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं और रोजगार उनको इच्छा मुताबिक नहीं मिल पा रहा। उम्मीद यही करेंगे कि जल्द से जल्द सरकार का प्रयास इस दिशा में आगे बढ़े और युवा जो दर दर भटक रहे हैं, पढ़े लिखे युवा, उनको रोजगार मिल सके। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।